हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके हमारे यूट्यूब चैनल की स्टूडियो में। तो जैसा आपको पता है कि एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो चुका है बीएड एंट्रेंस का, तो उसके आंसर की हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। और अब आने वाले 9 जून को उत्तराखंड का जो इस बार एक साथ हो रहा है, तीनों यूनिवर्सिटी जो है, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी और सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, तीनों का आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है बीएड का वो साथ होने वाला है। तो उसमें एक सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो उसको लेकर के हम कुछ क्लासेस करेंगे यहाँ पे कि किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है आपको। तो ऐसे 50-50 क्वेश्चन के सेट जो आ सकते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली पेपर में, क्योंकि बहुत ईजी से क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट है बीएड का। क्योंकि अभी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा नहीं है, तो इसमें बहुत आसान स्तर का टीचिंग एप्टीट्यूड होता है जो बीएड एंट्रेंस है, आप देख भी सकते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटी में पहले से पूछा जाता है, जैसे सहदेव सुमन में रीजनिंग के साथ पिछले साल तक पूछा जाता था, या जो बाकी आपकी यूनिवर्सिटी है कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, इनमें तो अलग से ही पूछा जाता था टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन। तो इस बार पूछा जाएगा 50 नंबर का, तो आप इसमें आराम से 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पेपर मैं अभी करा रहा हूँ, ये डीएलएड का पेपर है उत्तराखंड का ही, तो इसको हम करेंगे। डीएलएड 2014 या 15 का आई थिंक पेपर है, तो इसको कर लेते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन जो थे उनको मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इससे भी आपको काफ़ी आइडिया आएगा कि कैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन एग्जैक्टली होते हैं और कैसे वो उनके आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे 151 क्वेश्चन से इसमें स्टार्टिंग थे, 50 क्वेश्चन थे, 151 से शुरू करेंगे, 200 तक जाएगा ये। तो इसमें जैसा अगर लिखा है कि अगर आपकी कक्षा के छात्र किसी विषय में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे कि आप कक्षा छोड़कर चले जाएंगे, या उन्हें उस विषय के संबंधित कोई रोचक जानकारी कार्य देंगे, उन्हें कहानी सुनाने लगेंगे, या उन्हें दंडित करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उन्हें इंटरेस्टिंग करेंगे कि आप कैसे न कैसे वो विषय में समझा दें। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, वो आपका राइट आंसर होगा, जो यहाँ पे कि उन्हें उस विषय से संबंधित कोई रोचक कार्य देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152 है, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि। तो इसमें फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि आपका है कि अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो। देखिए, इसमें क्या है कि विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है, कि उनको दिया गया जो आपने जो उनको शिक्षण प्रभावी कब होगा। तो अब पहले 4 ऑप्शन आपको पढ़ लेंगे। अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, मतलब अध्यापक को बहुत अच्छा नॉलेज अपने सब्जेक्ट में। बालकों के विषय में रुचि हो, एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाए, बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। तो ये यहाँ पर सबसे सटीक ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, कि बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बच्चे से इतर आप वो कर सकते हैं, मतलब बच्चे पे लागू नहीं हो रही, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो मानसिक स्तर, यानी अगर आप बच्चे टीचर को बहुत नॉलेज हो, लेकिन आप कक्षा छठी के बालक को अगर कक्षा 11वीं 12वीं को पढ़ाने जाए, तो मानसिक स्तर पर भी डिपेंड करता है। सबसे ज़रूरी इसमें ऑप्शन नंबर डी है, कि वो बच्चा उस स्तर का जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उसे समझने के लिए, कि वो शिक्षण उसके लिए प्रभावी होगा या नहीं होगा, इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी लॉजिक से क्वेश्चन होते हैं इसमें, जिसको आपको लॉजिकली सॉल्व करना होता है। इसके बाद चलते हैं 153 की तरफ। तो 153 पे मैं आपको ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे। हाँ, ये रहा 153 क्वेश्चन। तो अब थोड़ा तेज़ी से मैं करूँगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो देखिए, बालकों के माता पिता से व्यक्तिगत संपर्क शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है ये आपको बताना है इसमें। पहला ऑप्शन है माता पिता से मित्रता करने के लिए, बी ऑप्शन है बालक की समस्याओं को हल करने के लिए, सी ऑप्शन है उनका आर्थिक स्तर जानने के लिए, विद्यालय के कार्यों में सहयोग लेने के लिए। तो जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही है वो है बालक से संबंधित, क्योंकि आप भी बालक के शिक्षण से हैं और माता पिता का फर्ज भी बालक के प्रति है। तो क्या है, बालकों की समस्या, इसलिए आप उनसे संपर्क शिक्षण करेंगे, क्योंकि आप उनसे बालकों का जो भी समस्याएं हो रही हैं उससे उसे इस विद्यालय में या जहाँ भी आप पढ़ा रहे हैं उसे, या जो उसके माता पिता हैं उससे सारा आप संपर्क कर सकते हैं उसकी पढ़ाई को लेकर। तो इसलिए 154 है, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है। तो 154 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्कालिक व्यवहार की समस्याओं से। ऑप्शन ए, सी और डी गलत है। जो आपका जो सही आंसर है 154 का, है तात्कालिक व्यवहार की समस्याओं से। जो क्रियात्मक अनुसंधान, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगर आ गया दोबारा रिपीट हो गया तो तब आपके काम का है। 155 जो आपका है कि प्रारंभिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो
ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण किए बिना बालकों का विद्यालय छोड़ जाना, अध्यापकों का प्रशिक्षित न होना, पर्याप्त दृश्य श्रव्य सामग्री न होना, दृश्य श्रव्य सामग्री न हो का अभाव, जो सी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है बालकों की शिक्षा का ग्रहण करने के योग्य न होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सबसे सही आंसर है कि अगर आप बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी, अगर बच्चा इस विद्यालय ही छोड़ गया, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट है 156। एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है तो 156 उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए 156 में आपको फिर से 4 ऑप्शन दिए हैं कि एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम व्यवहार तैयार करना चाहता है उसे क्या करना चाहिए। उसे कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, ऑप्शन ए में लिखा है। बी लिखा है उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए, उसे छात्रों को निरंतर मौखिक और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना चाहिए। डी ऑप्शन है उसे कठोर नियमों की स्थापना बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान चाहिए। ठीक है, चलते हैं 157 पे। 157 है आपका कक्षा, जंप करिएगा क्वेश्चन, नहीं ठीक आ रहे हैं 150, एक मिनट, एक गलत, 157 मैथ्स वाला सेक्शन खुल गया आई थिंक। हाँ 157 ये रहा। देखिए, कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बात करते हैं, आपके ख्याल से उनके इस कार्य के लिए क्या करना चाहिए आपको, या मतलब इससे क्या होता है, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो 157 आपका देखिए, अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं आपस में तो उन दिनों की हानि होती है। हाँ बिल्कुल, अगर आप को बात करें तो जिस दिन पढ़ाई हुई उसकी उनकी हानि हुई, सारी कक्षा को भी डिस्टर्बेंस होता है। बी ऑप्शन भी है, अध्यापक का भी ध्यान में रखता है, अगर कोई क्लास में बात करेगा तो अध्यापक को भी दिक्कत होगी। तो सारे ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 157 का, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि तीनों ही ऊपर की बातें सही है। 158 है, देखिए कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं। ठीक है, जो 158 क्वेश्चन है आपका, उसमें कहा है कि अगर कोई छात्र गलत उत्तर देता है तो अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए है, हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी गलती होती है। ठीक है, ऑप्शन बी है, इस घटना की अनदेखी करके पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। सी है, हंसने वाले छात्रों को चेतावनी दे देनी चाहिए कि आइंदा ऐसी हरकत करेंगे तो पिटेंगे। और डी है, हंसने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे सही आंसर है कि हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी गलती हो सकती है। तो ये कोई हंसने की विषय नहीं। 159 है, देखिए यहाँ से अब हम शुरू करेंगे। 159 क्वेश्चन है, अगर आप कक्षा के छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं, आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति आतुरता से हाथ उठा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो 159 क्वेश्चन है आपका, आपने उम्मीद करता हूँ पढ़ लिया होगा कि अगर आप कोई प्रश्न रखते हैं कक्षा में और बच्चे बहुत आतुरता दिखाते हैं उसे कैसे कि मतलब हम इसका आंसर करेंगे, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन ए है, आप छात्रों की इतनी अधिक आतुरता पर नाराज होंगे। और बी है कि आप उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे कि मतलब वो सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, उन्हें वो चीज़ का नॉलेज है जो आपने पढ़ाई उनको। सी है, आपको ये नोट करने का अवसर मिलेगा कौन कौन से छात्र ऐसे जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे। तो देखिए, आतुरता से नाराज होने का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। और बी और सी दोनों ठीक लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आप करेंगे कि बी और सी दोनों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से करना है। 160 है आपका क्वेश्चन नंबर, मतलब यहाँ के हिसाब से तो ये 20वां क्वेश्चन है पेपर में इसका, मैं सीधे पेपर से ही उठा के क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप करवा रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती, ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे। मतलब कुछ छात्र हैं आपकी क्लास में जो जिनका आईक्यू लेवल मैं कहूँगा मतलब बहुत ठीक है, पढ़ने में ठीक है, और जो उनका सिलेबस है उसमें उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आती है कोई भी क्वेश्चन में। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। उनसे पहला ऑप्शन है ए कि उनसे कह देंगे कि वे अपनी इच्छा अनुसार कक्षा में आएँ या जाएँ, आएँ या ना आएँ। ठीक है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। बी ऑप्शन है, प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए। ऑप्शन सी है, उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो, या उनसे कह देंगे अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे आंसर सटीक आंसर होगा कि उन्हें आप कक्षा में भी आने देंगे और लेकिन उन्हें थोड़ा सा मुश्किल काम कर देंगे एक्स्ट्रा, जिससे जो उनके लिए उनके मानसिक स्तर के हिसाब से थोड़ा सा टफ हो। ठीक है, इसके बाद है 161। तो 161 क्वेश्चन ये देखिए, आपके सामने है कि एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। 161 है, एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य
होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बालकों की सहायता करना, अच्छे खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की सहायता करना, बालकों में चिंतन योग्यता का विकसित करना, विकास करना, या बालकों में पुस्तकों के प्रति। तो ऑप्शन नंबर सी टीचर की मेन वो है कि बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, कि वो सोच सकें किसी विषय के बारे में, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। उन्हें खिलाड़ी बनना है, पढ़ने जाना है, क्या करना है, लेकिन उनमें अगर चिंतन आप पैदा कर पाए तो आप एक सफल अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य निभा रहे हैं। 162 आपका क्वेश्चन नंबर है कि कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, बी है उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, सी है उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, डी है श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 162 है आपका, इसमें आपको देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कक्षा में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अगर बच्चों का जिज्ञासा है किसी सब्जेक्ट में तो वो आराम से अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है। 163 है आपका, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना दूसरे किस नाम से विख्यात हुई। तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको तो आप अगर दोबारा रिपीट होता है तभी आपके काम आएगा। तो ये है आपका वर्धा शिक्षा योजना 163 का। 164 है, छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या मानते हैं। तो ठीक है, 164 है, तो विषय वस्तु को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बार बार दोहरा कर याद करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही आंसर है कि बार बार दोहराएं बच्चे से, तो वो जो चीज़ आपको विषय का जो भी टॉपिक है वो याद हो जाएगा। 165 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान किसका सांकेतिक नाम है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका है प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड से आप याद रख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी क्लासरूम की, तो मूलभूत सुविधाएं लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। 166 है आपका, आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह क्या लिखा है, आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, आप इस ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो यहाँ पर फिर से आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। उस छात्र को डांटेंगे, बी है उसे चेतावनी देने के बाद कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, डी है उसको स्पष्ट बता देंगे कि या तो ध्यान दिया कक्षा से बाहर करना कोई ऑप्शन नहीं है टीचिंग में, आप उसको इंगेज करेंगे पढ़ाई में, और इंगेज आप कर सकते हैं उसको प्रश्न पूछ कर। तो पढ़ाते समय आप प्रश्न पूछेंगे जिससे कि वो ध्यान दे कि क्या पढ़ाया जा रहा है और फिर से उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 167। तो 167 देखिए क्या है कि जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की, तो यहाँ फिर से आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को ध्यान में आपको रख के आंसर करना है कि जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की आय को ध्यान में रखना चाहिए, या बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना चाहिए, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए, या नए अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे मेन होता है बौद्धिक आयु। अगर आप अपना जो विषय वस्तु या कंटेंट है वो बच्चों से बिल्कुल ही बेहतर बना देंगे, बहुत छोटे बच्चों के लिए बहुत हैवी कंटेंट बना देंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा, तो बाकी चीज़ें तो बात की बात है। 168 आपका है जो क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं। तो 168 कह रहा है कि जो परीक्षा अब ली जाती है शिक्षा क्षेत्र में, इससे किसी के बारे में क्या पता चलता है। तो इससे जो सबसे मेन है कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है, नहीं, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, ये भी नहीं, सी है विद्यार्थी पूरे वर्ष में किस कार्य के लिए कितना भाग याद कर सकता है, डी विद्यार्थी शैक्षिक विकास सही, हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन इसका सही है कि विद्यार्थी को शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ क्या है। तो ऑप्शन 4 है आपके पास, छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, और या छात्र और शिक्षक के संबंध बढ़ेगा। तो नाम जानने से क्या होगा कि जो छात्रों और शिक्षक का संबंध है वो बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अध्यापक का प्रमुख गुण है, तो अध्यापक का प्रमुख गुण क्या है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि पहला अध्यापक में अध्यापन में निपुणता, भाषण कला में सिंहस्ता, अनुशासन प्रियता, व्यवहार कुशलता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी टीचर के लिए वो है अपने अध्यापन में निपुणता, कि वो जो भी चीज़ पढ़ा रहा है उसके अध्यापन में वो निपुण। ठीक है। 171 है आपका, खेल विधि का सही अर्थ है, खेल विधि का सही अर्थ है। तो खेल विधि का सही अर्थ क्या है, देखिए बालकों की मनोरंजन की इच्छा की पूर्ति मात्र, बी ऑप्शन है बालकों का खेल के
पूर्ण स्वाधीनता मात्र सी है, बालकों की खेल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने हेतु लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकालने या उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन है। तो 171 का ये ऑप्शन नंबर सी सबसे सटीक आंसर की बाल खेल विधि का सही अर्थ है कि बालकों को शैक्षिक परिणाम। अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है। कैसे अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है? तो उसको पुनरावृत्ति के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। समानता वाले शब्दों का उच्चारण कराकर, बिल्कुल सही है। शब्दों को खंडों में बांट कर, भी सही है। तो उपयुक्त सही, उपयुक्त उपरोक्त सभी। तो जैसे यहाँ पे भी उच्चारण की गलतियाँ हो रही है मेरे से, तो ये बार बार दोहरा कर जैसे ये, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 173 तो आपका क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे? तो एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको कहते हैं स्व अनुशासन। इसको कैसे आप वो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने छात्रों में कैसे विकसित करेंगे? तो इसका जो सबसे सही आंसर है वह है उत्तरदायित्व। जब आदमी को मिलता है तो सेल्फ 174 है कि सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? तो सामूहिक खेलों से छात्र को क्या लाभ होता है? तो उत्तरदायित्व निभाने का, बिल्कुल। लीडरशिप, जिसे हम कह सकते हैं नियम पालन का अभ्यास, खेल के जो नियम है उससे नियम पालन का अभ्यास भी होगा। मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, बिल्कुल सामूहिक खेल है तो मिलकर ट्रेनिंग मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि तीनों चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी। 175 है आपके, बालक के सामाजिक व्यवहार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसकी होती है? अध्यापक की, क्योंकि सोशल वो पहली बार स्कूल में ही होता है। 176 कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा यथार्थ जीवन। बिल्कुल रियल वर्ल्ड से, यथार्थ जीवन यानी जो आम दैनिक चर्या होती है उससे निकाल कर समझाया जाएगा, तो स्टूडेंट बेहतर समझ पाएगा। 177 है अध्यापक का लक्ष्य है। तो 177 का जो ऑप्शन नंबर सी है इसका, बिल्कुल छात्रों की प्रतिभा का विकास, इसका बिल्कुल सही आंसर है। 178 है आपके पास, छात्र अध्यापक के किस गुण के कारण उससे प्रभावित होते हैं? तो ये आपका, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है अपने सब्जेक्ट का तो उससे भी प्रभावित होंगे। अगर आप डेली रूटीन से उनको पढ़ा रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ आप रोज क्लास में हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, इससे भी आपके गुण से प्रभावित होंगे। विषय वस्तु समझ आप वो रिलेट कर पाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक। 179 क्वेश्चन है आपका कि हमारे देश में वैदिक काल में कौन सी शिक्षा पद्धति प्रचलित थी? तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका सीधा आपको डी ऑप्शन लिखना है कि शिक्षा दी, जो कि बहुत सॉरी मैं गलत बोल गया यहाँ पे, सॉरी ये गुरुकुल शिक्षा यहाँ पर 179 की गुरुकुल शिक्षा हमारे यहाँ बहुत फेमस थी, न कि परिषद शिक्षा। गुरुकुल शिक्षा इसका बिल्कुल सही आंसर है 179। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 180 आपके प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्न में से किसका अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जो प्राथमिक स्तर के अध्यापक होते हैं उनके लिए बाल मनोविज्ञान, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? कैसे आपको तो उसमें खेल के का विकास होता है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन सी है, क्योंकि बात जिसे खेलो
तो ये ऑप्शन आपके ऊपर सामाजिक किसी चीज बिल्कुल ऑप्शन ये आप इसमें है कक्षा के पाठ्यक्रम चार और आपको देख लेना शिक्षक को परीक्षा शिक्षकों को बातों में रखो तो वन ऑप्शन सही आंसर कि करेंगे वन एट है तुमको मारो बड़ा रहना होता है क्यों से तो पढ़ाना क्यों होता है जब तो लेकिन अगर आप देखिए क्वेश्चन को कौन सा है तो जो कि आज का क्वेश्चन है छात्रों को भाग लेने के लिए देखने का क्या जो बच्चे उनको आप करेंगे वो करेंगे क्लास